यह कहानी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रचित है। इस कहानी का शीर्षक है क्या नहीं हो सकता। उसकी निगाह मुझ पर आकर टिक गई थी। मुझे लगा कि वह मुझे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने दूर से नाम लेकर मुझे आवाज़ लगाई और मेरी ओर बढ़ने लगा। मुझे भी यह चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। मैंने दिमाग पर जोर डाला, कौन हो सकता है यह आदमी? है भी निकट का। नाम लेकर सदीकार आवाज़ दी है उसने मुझे, पर कोशिश करने के बाद भी मैं उसे पूरी तरह नहीं पहचान सका। बड़ी बड़ी दाढ़ी, चेहरे पर अभाव की झुर्रियाँ, काला सा कोट, धारीदार मैली सी पैंट और फटे सफ़ेद जूते पहने वह मेरे सामने आकर खड़ा मुझे अजीब दृष्टि से घूरने लगा। पहचाना नहीं मुझे? पहचान तो रहा हूँ, पर ऐसा ही होता है जब कोई बड़ा आदमी बन जाता है तो छोटे मोटे लोगों का ध्यान नहीं रहता। पर इतनी जल्दी भूलना भी क्या? खैर, कई साल भी तो हो गए हैं। वह व्यंग पर व्यंग कसता जा रहा था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसको हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करिएगा, मेरी भूल के लिए मैं ठीक से पहचान नहीं पा रहा। मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, मैं कमल हूँ, हरिद्वार। नाम को सुनते ही मुझे हरिद्वार की सारी यादें ताज़ी हो आई थी। मैंने हाथ बढ़ाए ही थे कि वह गले से आकर लिपट गया। मुझे उसकी इस हालात पर बहुत आश्चर्य हो रहा था। क्या हालात बना रखी है ये? वह मायूस होकर बोला, भाग्य को कौन बदल सकता है? किस्मत में यही सब लिखा है ना, तो कोई घर कर भी क्या सकता है? 10 वर्षों से नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हूँ। आज तक सैकड़ों इंटरव्यू दे चुका हूँ, पर कहीं भी तो। खैर छोड़ो, तुम बताओ क्या हाल है तुम्हारा? फिलहाल तो ठीक ही हूँ। हरिद्वार से कहाँ कहाँ गए, कुछ बताओ भी तो सही। हरिद्वार से जाना कहाँ था? पहले तो नौकरी के लिए भटकता रहा, वर्षों तक कभी इधर कभी उधर, एक जगह कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से एक छोटी मोटी नौकरी मिली, पर पढ़ाई के लिए छटपटाता ही रहा। उसे भी छोड़ दिया। तब से न जाने पढ़ाई के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा। वह और भी गंभीर हो गया था, पर भटकने का कुछ लाभ तो मिला तुम्हें। आज कौन जानता है कि तुमने इतना सब कुछ झेला होगा, और हम जैसे लोग तो यह सब झेलने के बाद भी कुछ नहीं पा सके हैं। सब ठीक हो जाएगा कमल, धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। कब तक धैर्य रखेंगे? यहाँ तो सब सीमाएं टूट गई है। फिर बोला, अच्छा ये तो बताओ कि हरिद्वार आना क्यों छोड़ दिया, या आते हो और चुपचाप चले जाते हो? नहीं कमल भाई, न तो मैं हरिद्वार को भूला हूँ और ना ही पुराने मित्रों को। यदि भूले ना होते तो वर्षों में कभी तो याद आती। अच्छा अब बताओ, कब आ रहे हो? कोई दिन निश्चित करो तो सभी लोगों को जाते ही बता दूं। उसने मुझ पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए हरिद्वार पहुंचने की तारीख पक्की कर दी। धनेश, दुर्गेश, मनीष सबको ही सूचना दूंगा। मैं कहते कहते वह कहीं खो सा गया था। कहाँ खो गए कमल? क्या सोचने लगे? मैंने धीरे से उसे स्पर्श करते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं? नहीं कुछ तो सोच रहे थे, बस यूं ही। हम जैसे लोग तो बेकार ही जन्म लेते। क्या बात लेकर बैठ गए कमल? चलो घर चलो। और मैं कमल को घर ले आया था। कमरे पर ताला लगा देखकर वह चौंक सा गया। ताला खुलते ही अंदर आकर बोला, क्यों अभी भी अकेले हो? मैं तो सोच कर आ रहा था कि घर में अच्छी खासी फौज होंगी ना। और मैं ठहाका मारकर हंस पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नाम न था।
पर हरिद्वार में तो कहकर वह खड़े खड़े कमरे की एक जगह चीज देखने लगा। हाँ, शादी की बात सुनी होगी ना? पूरी 2 साल हो गए। अच्छा, बैठ भी तो जाओ, चाय बनाकर लाता हूँ। मैं किचन की ओर जाने को हुआ कि बोला, इतनी जल्दी नहीं, भाभी को आने भी तो दो। आज तो उन्हीं के हाथ का चाय पियेंगे। भाभी यहाँ तो तब ना। कहाँ गई है? मैके भेजा हुआ है क्या? नहीं तो नौकरी? अच्छा, नौकरी पर है। ये तो अच्छा हाथ मारा है तुमने। ये तो बताओ कहाँ पर है? यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। तो खाने पीने का क्या? स्वयं ही बनाता हूँ, स्वयं ही खाता हूँ। तब तो छुट्टियों में ही भाभी जी यहाँ आती होंगी। हाँ, कभी छुट्टियों में मैं भी नहीं चला जाता हूँ। मैं हंसते हुए बोला। फिर तो वह भी मजाक के मूड में आ गया था। यार, मैं तो अब सब बेरोजगारों को लेकर आंदोलन करने वाला हूँ। यहाँ तो नौकरियों के लाले पड़ रहे हैं और तुम मियाँ बीवी दोनों को नौकरी। और फिर ठहाका मारकर हंसने लगा। इतनी देर में वह पहली बार हंसा था। उसके चेहरे का सारा तनाव एकाएक खत्म हो गया था। चलो, अच्छा किया तुमने, पर तुम हम चालाक नहीं निकले। शादी की हवा तक नहीं लगने दी किसी को। चाय पीते पीते वह कमरे की एक एक वस्तु को गौर से देखे जा रहा था। ये फोटो भाभी जी का है? हाँ। यार, अच्छी जगह हाथ मारा कहकर फिर हंसने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद हम दोनों लोग मिलकर खाना बनाने लगे। लगता है खिचड़ी अभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। नहीं, इसका तो जन्म जन्म का नाता हो गया मुझसे। निशान, शादी के बाद भी यह स्थिति तो ठीक नहीं। सर्विस वाली लड़की का मतलब पूरा परिवार अस्त व्यस्त। लेकिन जमाना भी तो बदल गया। और फिर लिखी पढ़ी लड़कियां। ये बात तो ठीक है, पर हम बेरोजगारों पर भी कुछ तो तरस खाओ, कहकर वह फिर हंस दिया था। भोजन करने के बाद बिस्तर पर लेटकर बोला, किस्मत साथ नहीं दे रही निशांत भाई। इस बीच रात दिन इंटरव्यू देता रहा। हर इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। इंटरव्यू देने के बाद बड़ी खुशी खुशी घर आता था। नियुक्ति पत्र की प्रतीक्षा में एक एक दिन काटा। मैं सोचता रहा, कहीं से तो नियुक्ति पत्र आएगा। रोज पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटता। इस प्रतीक्षा ने 10 साल बर्बाद कर दिए। पैसा भी कम बर्बाद नहीं हुआ। घर में कमाने वाला कोई नहीं। 3-4 भाई बहन हैं, पर सब मुझसे छोटे। इधर मैं बेरोजगार और उधर माँ ने मेरे गले में एक और फांसी लगा दी। मैंने पूछा, शादी की बात है ना? अरे, इसने तो समय पर होना ही था। वह कुछ झुंझला कर बोला, यह भी तो मेरी बदकिस्मती है। शादी भी हुई तो पत्नी एकदम अनपढ़ गंवार। घर में जमीन जायदाद बहुत है। माँ अकेली पड़ गई थी, इसलिए मना भी ना कर सका। घर में पिताजी तो होंगे। अगर पिताजी जीवित होते तो ऐसी स्थिति नहीं आनी थी। खेती बाड़ी में उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती थी। सब अपने आप करवाते थे। पर उनके जाने के बाद तो माँ पर सारा बोझ पड़ गया। एक तरफ हम सब भाई बहनों की लिखाई पढ़ाई और दूसरी तरफ घर के कामकाज से लेकर इतनी बड़ी खेती बाड़ी। यार, पढ़ाई ने तो हमें ना घर का ना घाट का कहीं का भी नहीं छोड़ा। मैं मजाक करते हुए बोला, यहाँ भी इंटरव्यू देने आए थे क्या? हाँ, सुबह पहुँच गया था, इंटरव्यू दिया। तुम्हारा पता किया, सोच कर तो हरिद्वार से ही यही आया था कि तुम्हें ज़रूर मेल कर आऊँगा। ये इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा, पर मुझे विश्वास नहीं। मंत्रियों के पत्रों को लेकर लड़के घूम रहे थे। कुछ तो 20-20 हजार रुपए लाए हैं। हम में ना तो किसी मंत्री के पत्र लाने की सामर्थ्य है और ना पैसा खिलाने की हिम्मत। क्या कोई पैसा ले रहा है? हंसकर बोला, यह तो सामान्य सी बात हो गई। पहले के अधिकारी डरते थे, पर अब खुली बोलियां लगती है। पैसा दो और नौकरी लो, सब बिके हुए हैं। पैसा किसको दो? अधिकारी को। और बाबू के माध्यम से बाबू की भी मौज है, चाहे जिससे जितना पैसा लो। आधा अधिकारी के घर और बाकी अपनी जेब में।
कमल, यह बात मानने को मैं तैयार नहीं कि सभी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हो गए। ये भी बात सही है, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आज भी ईमानदार हैं, पर आज इनकी संख्या है ही कितनी, न कि समान है। सच कहता हूँ निशांत, मैं तो इस व्यवस्था में इतना खिन्न हो गया हूँ कि अब जीवन से भी घृणा होने लगी है। कई बार भारी आक्रोश से घिर जाता हूँ, अपने को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मन में आता है या तो आत्महत्या कर दूं या किसी अधिकारी पर टूट पड़ूं। मैंने घूम फिर कर देख लिया है कि जो बड़ा है वह बड़ा ही होता चला जा रहा है और जो गरीब है वह और नीचे जा रहा है। रात भर वह आप बीती सुनाता रहा। सुबह उठा तो पहली बस से हरिद्वार निकल गया। बहुत निराश था। क्या क्या बातें नहीं आ गई थी उसके मन में। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी उसे कि दुनिया में बस एक तरह के लोग नहीं, पर उसके दिमाग में एक ही धुन सवार हो गई थी। अधिकतर अफसर भ्रष्ट हैं। मैं अब पहले तो इंटरव्यू दूंगा ही नहीं, यह मैंने ठान लिया। और यदि इंटरव्यू दिया तो जहाँ जहाँ भी जाऊंगा ऐसे अधिकारियों को मारे बिना वापस नहीं लौटूंगा। अब तो चाहे मुझे फांसी हो चाहे जेल में कुछ दिन चैन से तो रहूंगा। उसके चले जाने के बाद महीनों तक उसकी तमाम बातें मेरे मस्तिष्क में घूमती रही। कभी कभी मुझे डर लगता, ना जाने कमल कब क्या कर बैठी। हरिद्वार पिछले दिनों गया तो पता चला 1 साल हो गया कमल को हरिद्वार छोड़े। किसी को पता भी तो नहीं कि कहाँ गया। अब कितने वर्ष बीत गए कमल को देखे। पौड़ी से जाने के बाद मिला ही कहाँ। ऋषिकेश का रोडवेज बस अड्डा में बस की प्रतीक्षा में बैठा हूँ। कमल की मिलती जुलती शक्ल का कोई व्यक्ति बस से उतरा है। मैं बेंच से उठा, उसकी ओर बढ़ने को कदम बढ़ाए, फिर रुक गया। यह कमल नहीं हो सकता। इतना हष्ट पुष्ट और मुस्कुराता चेहरा, पर बस से उतरते ही सूटकेस हाथ में लिए टिकट की खिड़की की ओर बढ़ते कमल ने मुझे देख लिया था। सूटकेस को वहीं छोड़ मेरे सीने से आ लिपट गया था और बहुत देर तक ऐसा चिपका रहा मानो वर्षों की लगी खुद को मिटा देना चाहता हूँ। उसका खिलखिलाता चेहरा और गालों पर आई लालिमा से मुझे अनुमान लगाने में देरी नहीं लगी कि यह कमल की खुशहाली का परिणाम है। उसका खिला हुआ चेहरा और भरे हुए इस चेहरे पर आई मुस्कान ने मुझे गदगद कर दिया था। कमल के सूटकेस की ओर बढ़ते हुए मैं उसका हाथ पकड़कर बोला, तुमने तो खुश कर दिया है मुझे, खूब सेहत बनाई है। लगता है कहीं अच्छी नौकरी पर कम से कम मुझे एक चिट्ठी तो डाल देते। वह खिलखिलाकर हंसा, साली नौकरी से तो मेरी जान ही ले ली थी। 1-2 साल और पीछे पड़ता तो मर ही जाता। पौड़ी में मैंने कहा था ना कि यह मेरा आखिरी इंटरव्यू होगा, और हुआ भी यही। कहाँ नियुक्ति मिली, गांव में और घर पर। क्या मजाक करने लगे? मजाक नहीं, सही बोल रहा हूँ। जिस पत्नी को मैं अनपढ़, गंवार और भार स्वरूप कहता था ना, उसने मुझे बदल कर रख दिया। वो कैसे बताओगे भी तो? एक दिन मैं थका हारा घर पे बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा। सुनीता बोली, आप तो बिना बात भाग्य को कोसते हैं। नौकरी के चक्कर में पड़कर यदि मालिक बनने की इच्छा रखते हो तो। सुनीता की मूर्खता पर मुझे हंसी आई, पर मुझे लगा जैसे ये मेरे पुरुषार्थ को चुनौती दे रही है। मैं हंसते हुए उससे यूं ही पूछ बैठा, अब जादू तो तुम ही करोगी जिससे मैं मालिक बन जाऊंगा। अरे मूर्ख, मालिक बनने के लिए भी तो मैंने अपना सिर पकड़ लिया था। पर वह तुरंत बोली, करने को बहुत कुछ है, करने वाला चाहिए। मेहनत करने से क्या नहीं हो सकता। उसने तमाम विकल्प मेरे सामने रख दिए, साथ ही बोली, मैं भी तो सहयोग करूंगी। क्या परेशानी है, आप अकेले ही थोड़ी करेंगे ये सब। उसकी बातों ने मुझ में एक नई आशा का संचार कर दिया था। मुझे लगा जैसे सफलता अब अधिक दूर नहीं, और मैं रात दिन मेहनत में जुट गया। ईश्वर ने मेरी मेहनत का फल भी दिया मुझे।
तमाम ठोकर खाने के बाद आज मेरे पास सब कुछ है। बहुत खुश हूँ। मेहनत ने मेरे गिरते आत्मसम्मान व स्वावलंबन को वापस लौटाया। आज सोचता हूँ तब कितना मूर्ख था, नौकरी के पीछे चक्कर काट काट कर विक्षिप्त सा जिंदगी बर्बाद करने पर तुला था।